अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है स्टूडेंट्स? क्लास आवाज आ रही है आपको? ठीक है, किसी को आवाज का इशू तो नहीं है? जिसे आवाज का इशू है वो रिकनेक्ट कर ले। ठीक है, आज की क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, तो ओके, कल लास्ट हमने कहाँ एंड किया था? हमने कल कहाँ एंड किया था? हमने आर्टिफिशियल ग्रेविटी का सवाल लिखा था कि हाउ एंड वाई एंड हाउ आर्टिफिशियल ग्रेविटी इज क्रिएटेड। कल का रिकॉर्ड लेक्चर डिलीट कर दिया है बेटा, मुझे नहीं पता। ठीक है, ऐसन मुझे नहीं पता कल का रिकॉर्ड लेक्चर का। अवैस से पूछो, मतलब मैनेजमेंट से पूछें, डाला होगा उन्होंने। बहरहाल तो कल अस्सलाम वालेकुम सर, कल जो अपलोड वीडियो में नहीं है। ओके, तो क्या कहते हैं, ओके रामीन सलमान, कोई नहीं, एहसन डिलीट नहीं हुआ है कल का लेक्चर। अच्छा, डिफाइन नहीं किया था हमने। ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ नूर फातिमा। आगे चलेंगे। कल का सवाल हमारा लास्ट ये था कि वाई एंड हाउ आर्टिफिशियल ग्रेविटी इज क्रिएटेड। ठीक है, और था ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर स्पिनिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और दूसरा सवाल मैंने आप लोगों को, मतलब इसका जो दूसरा पैटर्न होता है सवाल का, वो मैंने लिखवाया था आपको कि हाउ वेटलेसनेस इन सैटेलाइट ओवरकम। ठीक है जी, हाउ वेटलेसनेस इन सैटेलाइट ओवरकम। सही है, एक्सप्लेन। तो ये हमारा कल का था। ठीक है, जो हमने शुरू किया था इस पे हमने जो आंसर शुरू किया था अपना, ठीक है, उसके अंदर मैंने आपको ये बात लिखवा दी थी कि आर्टिफिशियल वेटलेसनेस का मसला क्या है। ठीक है जी, वेटलेसनेस मतलब आर्टिफिशियल ग्रेविटी क्यों की जो बात थी वो हमने कर ली थी, जिसमें हमने लिखा था कि वेटलेसनेस स्पेसक्राफ्ट इज हाईली इनकन्वीनियंट। ठीक है जी, टू एन एस्ट्रोनॉट, मतलब वेटलेसनेस जो है वो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि जो एस्ट्रोनॉट है वो काम करना तो दूर की बात, खा पी भी नहीं सकता। और क्योंकि एक एस्ट्रोनॉट ने एक लंबे अरसे के लिए स्पेस में रहना होता है, तो वेटलेसनेस जो है इट इज अ सीवियर हैंडीकैप टू एस्ट्रोनॉट इन परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट। दैट वाज द लास्ट सेंटेंस। ठीक है जी, हमारा लास्ट सेंटेंस क्या था कि मे बी अ सीवियर हैंडीकैप। ठीक है जी, मे बी अ सीवियर हैंडीकैप। ठीक है, हैंडीकैप टू द एस्ट्रोनॉट इन परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट। तो ये आंसर हो गया वाई का। ठीक है जी, समझ आ गई बात की? ये आंसर हो गया वाई का कि क्यों क्रिएट की जाती है। अब हाउ, ठीक है जी, सही है जी, कैसे क्रिएट की जाती है उसका आंसर लिखेंगे आप लोग जी। रेडी हैं? लिखवाऊं? ओके कर दें मुझे? ओके, लिखें। नेक्स्ट लाइन से, इन ऑर्डर टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, इन ऑर्डर टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, हाउ का आंसर एक लाइन के अंदर है। ठीक है जी, इन ऑर्डर टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, in order to overcome this problem, an artificial gravity, in order to overcome this problem, an artificial gravity, an artificial gravity is created, an artificial gravity is created in the
spacecraft, an artificial gravity is created in the spacecraft, an artificial gravity is created in the spacecraft by spinning it, by spinning it, by spinning it around its own axis, by spinning it around its own axis. ठीक है जी. An artificial gravity is created in the spacecraft by spinning it around its own axis. By spinning it around its own axis. By spinning it around its own axis. तो ये हो गई हाउ की बातचीत. ठीक है जी. नाउ वी आर गोइंग टू डिराइव इट. ठीक है जी. ठीक है. बाय स्पिनिंग इट अराउंड इट्स ओन एक्सिस के बाद हम इसको क्या करने जा रहे हैं, डिराइव करने जा रहे हैं. तो हम इसको डेरिवेशन की ऊपर आ गए हैं. ठीक है. हम इसकी डेरिवेशन के ऊपर हैं. तो ठीक है. डेरिवेशन, डेरिवेशन में हम क्या करेंगे जनाब. ओके. ठीक है जी. डेरिवेशन की अंदर कंसीडर a spacecraft consisting of two chambers connected by a tunnel of length L. ठीक है. Connected by a tunnel of length L, orbiting around the Earth. If T is its time period and nu is its frequency, then magnitude of its centripetal acceleration is given as magnitude of its centripetal acceleration is given as. ठीक है जी. चैप्टर 4 का लास्ट टॉपिक था ए सी इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर अपॉन टी स्क्वायर. मैं रिपीट कर देता हूँ. ठीक है जी. न्यू ठीक है जी. न्यू फ्रीक्वेंसी का सैम्बल है. ठीक है. ऐसे ये v होता है. v को यहाँ से भी हमने ऐसे किया और यहाँ से भी हमने इसको ऐसे कर देना है. तो ठीक है, ये न्यू हो जाएगा. ठीक है.
ठीक हो गया बेटा? कोई मसला किसी को? यहां तक क्लियर है? अच्छा जी, अब इसमें आर क्या है? L/2 हाफ ऑफ टनल लेंथ यानी रेडियस ऑफ स्पेसक्राफ्ट। ठीक है जी। अच्छा, ए सी इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर R/T स्क्वायर। टी तो उसको बता चुके हैं, टाइम पीरियड है। ठीक है। अब अच्छा, इससे न्यू से प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक काम कर सकते हैं कि हम न्यू को रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है जी। न्यू को किससे रिप्लेस कर देता हूँ मैं? इसको न्यू को इरेज करके मैं न्यू की जगह लिख देता हूँ एफ। ठीक है जी। ठीक है, वेयर। ठीक है जी, मैविश वेयर लिखा है, सही है जी। तो न्यू की जगह मैंने एफ लिख दिया। ओके, सिंस 1/T इक्वल टू एफ, तो 1/T स्क्वायर इक्वल टू एफ स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी। तो आपकी इक्वेशन आ जाएगी ये जो इक्वेशन है, ए सी इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर R 1/T स्क्वायर इक्वल टू, तवज्जो रखना, 4 पाई स्क्वायर R 1/T स्क्वायर की जगह आ गया एफ स्क्वायर। कोई परेशानी है इस स्टेप में किसी को तो पूछ ले। किसी को इस स्टेप में कोई परेशानी है तो वो पूछ लीजिए। आर की वैल्यू नहीं बेटा, आर की वैल्यू हमने रखनी नहीं है, आर आर ही रहेगा। ठीक है जी। आर के बारे में सिर्फ बताया है, आर की वैल्यू डालनी नहीं है। ठीक है जी। ओके, 1/T फ्रीक्वेंसी का 1/T फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है अलीशबा। ऊपर भी देखो मैंने क्या लिखा हुआ है। मेरे पास 1/T स्क्वायर है तो वो 1/T स्क्वायर एफ स्क्वायर के बराबर हो गया। गौर से देखा करो लिखा हुआ क्या है। ओके, अब मुझे फ्रीक्वेंसी, स्पिनिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो ये 4 पाई स्क्वायर R मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। एफ स्क्वायर इक्वल टू ए सी अपॉन 4 पाई स्क्वायर R। ठीक है जी। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है जी, वी गेट एफ स्क्वायर का रूट लेंगे, एफ बचेगा। 4 का रूट 2 पाई स्क्वायर यानी कि 1/2 पाई। ठीक है जी, 4 का रूट 2 पाई स्क्वायर का रूट पाई, और ए सी अपॉन आर ये रूट के अंदर आ जाएंगे क्योंकि इनके साथ कुछ भी नहीं लिखा। ठीक है जी। अब यहाँ एक बात आएगी कि फॉर फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स, सैटेलाइट्स जितने भी होते हैं ये फ्री फॉलिंग होते हैं। फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट का AC जो है वो G के बराबर होता है। ठीक है जी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बराबर ही होता है। तो आपकी इक्वेशन हो जाएगी F इज इक्वल टू 1/2 पाई G/R। ठीक है जी, सही है जी, विच इज स्पिनिंग फ्रीक्वेंसी, एक्सप्रेशन फॉर स्पिनिंग फ्रीक्वेंसी। इसको कॉपी कर लें। ठीक है जी, किसी का कोई सवाल है तो वो कर लें। ठीक है जी, अदरवाइज हम आगे चलेंगे।
मीना क्या कह रहे हो बेटा? मीना क्या कह रहे हैं आप? हाउ वाला पार्ट तो सिर्फ इतनी सी बात लिखवाई है कि इन ऑर्डर टू ओवरकम, ठीक है जी, वेटलेसनेस इन द स्पेसक्राफ्ट, ठीक है, उसको उसके ओन एक्सिस पे स्पिन कराया जाता है। सिंपल इतनी सी बात लिखी है कि इन ऑर्डर टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम आर्टिफिशियल ग्रेविटी इज क्रिएटेड। ठीक है जी, वेटलेसनेस को ओवरकम करने के लिए आर्टिफिशियल ग्रेविटी क्रिएट की जाती है। कैसे क्रिएट की जाती है? बाय स्पिनिंग इट अराउंड इट्स ओन एक्सिस, उसको उसी के एक्सिस पे स्पिन कराया जाता है। ठीक है जी, उसको उसी के एक्सिस पे स्पिन कराया जाता है। ठीक है, उसको उसी के एक्सिस पे स्पिन कराया जाता है। ये ये कोई पॉइंट है? ठीक है जी, ये कोई पॉइंट है। कोई ऑब्जेक्ट ये ऐसे मूव कर रहा है तो ये ऑर्बिटिंग है। ये क्या है? ऑर्बिटिंग। अब स्पिन का क्या मतलब है? ऑर्बिटिंग भी करेगा और गोल गोल ये ऑन एक्सिस पे घूम भी रहा है। ये ऑर्बिटिंग नहीं है, ये स्पिनिंग है। ऑर्बिटिंग के साथ साथ स्पिनिंग भी है। समझ रही हो? ऑर्बिटिंग के साथ साथ स्पिनिंग भी है। ठीक है, ऑर्बिट भी करेगा और स्पिन भी करेगा। तो ये जो फ्रीक्वेंसी की डेरिवेशन हमने की, दैट इज स्पिनिंग फ्रीक्वेंसी। आखिरी लाइन लिख लें, ठीक है जी, विच इज एक्सप्रेशन फॉर which is expression for spinning frequency, which is expression for spinning frequency। यहाँ एक चीज का ध्यान रखें कि जो चैम्बर की लेंथ है वो है L, और जो इक्वेशन में है दैट इज R, मतलब हाफ ऑफ लेंथ लेना है। चैम्बर की लेंथ का हाफ लेना है। अब आप इसका जब न्यूमेरिकल आएगा तो उसमें ये चीज गौर से देख लीजिएगा कि हाफ ऑफ चैम्बर लेंथ दिया हुआ है या चैम्बर लेंथ दिया हुआ है। ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है जी, इसका एक न्यूमेरिकल है, ठीक है जी, जो हम करने जा रहे हैं। सही है, उसको करते हैं। यहाँ तक किसी का कोई प्रॉब्लम है तो बता दो, अदरवाइज फिर मैं इसको इरेज करूंगा। जी, किसी का कोई सवाल है तो बता दीजिए, अदरवाइज इसे इरेज करूंगा। ओके, तो आई एम गोइंग टू इरेज। ठीक है जी, ओके। न्यूमेरिकल इसका क्या है? क्वेश्चन जो इसका आया हुआ है, किया करते हैं, कैलकुलेट स्पिनिंग फ्रीक्वेंसी of a spacecraft having tunnel length 20 मीटर। ठीक है जी, तो आपको टनल लेंथ कितनी दी गई है? 20 मीटर। ठीक है जी, कितनी दी गई है टनल लेंथ? 20 मीटर। तो हमें आर चाहिए। हमें क्या चाहिए? आर चाहिए। और आर क्या होता है? टनल लेंथ का हाफ। ठीक है जी, ये आर क्या होगा? टनल लेंथ का हाफ। अब अगर वो हाफ ऑफ टनल लेंथ कह देगा तो वो डायरेक्टली आर है, फिर मैं इसको 2 से डिवाइड नहीं करूंगा।
लेकिन क्योंकि उसने क्लियर कट टनल लेंथ का है तो मैं उसको 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है जी। और बाकी फार्मूला है स्पिनिंग फ्रीक्वेंसी का 1/2 पाई G/R, ठीक है जी। और कोई चीज हमें नहीं चाहिए होती है। 1/2 × 3.14 9.8 /10, ठीक है जी। तो F इज इक्वल टू 1/6.28 इंटू 9.8 को 10 से डिवाइड करें, जो आंसर आए उसका रूट ले लें। तो मेरे पास आ रहा है 0.989, इसको डिवाइड कर दें 2 पाई से, तो मेरे पास फ्रीक्वेंसी आ रही है, नहीं बेटा डेटा नहीं बनेगा, जैसे है वैसे ही होगा, ठीक है जी। फ्रीक्वेंसी आ रही है 0.158 साइकिल्स पर, ठीक है। मरियम असद 0.989 आ रहा है बेटा, मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं। साइकिल्स पर सेकेंड, साइकिल्स पर सेकेंड। अच्छा, हमारे पास जो इंडस्ट्रियल यूनिट है वो है रेवोल्यूशन पर मिनट। क्या है? रेवोल्यूशन पर मिनट, साइकिल पर सेकेंड या रेवोल्यूशन पर सेकेंड, ठीक है जी। अब हमने इसको कन्वर्ट करना है, मैं इसको यहां से इरेज कर दूं, आप कंफ्यूज ना होते रहें, ठीक है जी। मेरा जो यूनिट है रेवोल्यूशन पर सेकेंड, ठीक है जी। रेवोल्यूशन पर सेकेंड है और मुझे इसको लेके जाना है रेवोल्यूशन पर मिनट में, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 60 से। तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है दैट इज 9.5 रेवोल्यूशन पर मिनट, ठीक है जी। 1 मिनट के अंदर 9.5 रेवोल्यूशन जो है वो आपका जो स्पेसक्राफ्ट है वो कर रहा होगा, जिसकी लेंथ जो है वो कितनी है 20 मीटर, या उसका जो रेडियस है वो कितना है 10 मीटर, ठीक है जी। ये चैप्टर 6 आपका मुकम्मल हो गया। इसमें किसी का कोई सवाल है तो वो कर लीजिए, अदरवाइज फिर हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है जी। वेक्टर क्वांटिटीज आर एडेड, सब्ट्रैक्टेड, मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड by using vector algebra, ठीक है जी। वेक्टर क्वांटिटीज आर एडेड, सब्ट्रैक्टेड, मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड बाय यूजिंग वेक्टर अलजेब्रा, ठीक है जी। पहली स्केलर की डेफिनेशन, स्केलर को सिर्फ मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट किया जाता है, वेक्टर को से मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों से रिप्रेजेंट किया जाता है। दूसरी डिफरेंस क्या है कि वेक्टर को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड किया जाता है बाय यूजिंग वेक्टर अलजेब्रा, और स्केलर को कैसे किया जाएगा? स्केलर क्वांटिटीज आर एडेड, subtracted, multiplied and divided by using simple algebra, ठीक है जी, जो मैथ में यूज करते हैं, ठीक है जी। हमाद कमर अभी वेक्टर अलजेब्रा पढ़ लेंगे, हम परेशान नहीं हो बेटा, ठीक है। अभी तो चैप्टर शुरू किया है, ठीक है जी। समझ आ गई बेटा? सिंपल अलजेब्रा जो मैथ में होता है, वेक्टर अलजेब्रा तो अभी अब शुरू कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे, ठीक है। तीसरी चीज दे दें जनाब, इनकी एग्जांपल्स दे दें, ठीक है जी। वेक्टर क्वांटिटीज की एग्जांपल शुरू करते हैं। कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं? सबसे पहले जनाब क्या होगी? वेलोसिटी, ठीक है जी। फोर्स,
मोमेंटम, ठीक है जी, टॉर्क, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, एटसेट्रा। स्केलर की एग्जांपल दे दें, मास, डिस्टेंस, स्पीड, ठीक है, टेम्परेचर, एटसेट्रा, ठीक है जी। तो ये स्केलर और वेक्टर की थोड़ी सी बातचीत हो गई जो आपने मैट्रिक में भी पढ़ी होगी। अब मैं इसको थोड़ा सा मजीद इलेबरेट करता हूं। जैसे मैंने आपसे कहा कि स्केलर के लिए ये चैप्टर यहीं खत्म हो जाएगा, स्केलर के लिए ये चैप्टर यहीं खत्म हो जाएगा, ठीक है जी। और फिर ये चैप्टर बाकी आगे वेक्टर ही है। तो इसकी बेटा हरगिज ये मतलब नहीं है कि वेक्टर की इंपॉर्टेंस ज्यादा है और स्केलर की इंपॉर्टेंस कम है, नहीं, बल्कि इसका मसला ये है कि स्केलर वी आर यूजिंग इन आवर डेली लाइफ, और हमें स्केलर के मामलात पता हैं। वेक्टर चूंकि हम अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल नहीं करते, तो वेक्टर के जो डेली मामलात हैं वो हमें नहीं पता। मैं इसको समझाता हूं, देखें, कभी आप में से कोई ऐसा है कि कोई सब्जी खरीदने गया, कोई फ्रूट खरीदने गया, मिसाल के तौर पे जनाब फ्रूट वाले को कहें कि ये 4 किलो सेब नॉर्थ की तरफ देना, जी, कभी ऐसा कहा किसी ने कि ये 4 किलो सेब नॉर्थ की तरफ देना, ये 2 किलो दही साउथ की तरफ देना? ऐसा हुआ, किया आप लोगों ने कभी? वो आदमी आपको पकड़ेगा और पागल खाने में जमा करा देगा कि ये तो पागल हो गया भाई, ठीक है, उल्टी सीधी बातें कर रहा है, नॉर्थ की तरफ सेब मांग रहा है, ठीक है जी, हाँ जी, बिल्कुल, बोलेगा हैदराबाद से आए हो, ठीक है, पागल खाना तो वही है ना। समझ आ रही है बात की? क्यों? क्यों इस बात में डायरेक्शन की जरूरत नहीं है? ठीक है जी, इसलिए जरूरत नहीं है डायरेक्शन की कि डायरेक्शन बताए बगैर आपकी बात मुकम्मल है। मतलब इस बात के अंदर डायरेक्शन बताना जरूरी नहीं है, इतनी बात काफी है, 4 किलो सेब दे दो, ठीक है जी, ठीक है जी, हाँ जी, अरीबा, अरीब अहमद ये भी बोल सकता है, ठीक है जी। समझ आ रही है बात की? इतनी बात काफी है कि 4 किलो सेब दे दो, 2 किलो दही दे दो, ठीक है, 1 किलो बिरयानी दे दो, सही है जी, डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, इस बात के अंदर डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, ठीक है। स्केलर बात से, जो बात आपने मतलब क्वांटिटी सिर्फ बताने से बात क्लियर है, उसमें कोई परेशानी नहीं है। आप डायरेक्शन नहीं बताएंगे कोई मसला नहीं है, बल्कि डायरेक्शन बताना मसला है, ठीक है जी। जब स्केलर से आपकी बात मुकम्मल हो रही है तो आप डायरेक्शन क्यों बताएंगे? जब आप स्केलर के बताना है, आप डायरेक्शन बताएंगे, ठीक है, वो आपको आंखें फाड़ फाड़ के देखना शुरू कर देगा, ठीक है जी, फिर वही बात आ जाएगी, हैदराबाद में ही है पागल खाना, फिर इसको पूछाओ वहां पे। समझ आ रही है बात की? तो दैट इज द इशू कि जहां स्केलर बताना है वहां आपने स्केलर ही बताना है, आप वेक्टर यानी कि डायरेक्शन बता ही नहीं सकते। डायरेक्शन के बगैर आपकी बात मुकम्मल है, उसमें कोई कमी नहीं है। समझ आ गई बेटा? किसी को नहीं समझ आई तो वो दोबारा मुझे बता दे, मैं उसको क्लियर करता हूं, और अगर समझ आ गई है तो ओके कर दो। ओके जी। अब
वेक्टर की तरफ आते हैं, ठीक है जी। एक पायलट, ठीक है जी, वो कंट्रोल टावर से राब्ता करता है और बताता है कि मैं 500 मीटर की या 1000 मीटर की बुलंदी पे हूं, ठीक है जी। कंट्रोल टावर से एक पायलट का राब्ता है और वो बताता है कि मैं 500 मीटर या 1000 मीटर की बुलंदी के ऊपर हूं। तो कंट्रोल टावर वाले जनाब सर निकाल के देखते हैं, उनको वो नजर ही नहीं आता। तो वो उससे सवाल करते हैं, भाई किधर हो? वो कहता है मैं अमेरिका में हूँ। कहता है इडियट आदमी, बात तो पूरी बताओ ना। तो ये क्या है कि उसकी बात नामुकम्मल है। उस आदमी को डायरेक्शन बताना लाजमी है। वो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बताएगा कि एट 1000 मीटर, एट इतने लॉन्गिट्यूड, एट इतने लैटिट्यूड, ये बताना उस पायलट के लिए जरूरी है। वो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड नहीं बताएगा तो उसकी बात नामुकम्मल है। समझ आ रही है बात की? जैसे आप स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन बता के अपनी बात को खराब कर रहे हैं, इसी तरीके से वो डायरेक्शन ना बता के अपनी बात को खराब कर रहा है। उसके लिए जरूरी है कि वो कहां पे है, वो ये बात बताए। अगर वो नहीं बता रहा तो देखें कंफ्यूजन हो रही है। जी मैं 1000 मीटर की बुलंदी पे हूं। जी ठीक है, किधर हो? जी रशिया के अंदर हूं। तो भाई लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बताओ ना, ठीक है जी। कराची वाले से बात कर रहा है, कहाँ पे हो? जी मैं रहीम यार खान पे हूँ। ओ भाई मेरे मेरे मुझसे बात कर रहे हो तो यहाँ की लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बताओ ना। तो बात समझ में आ रही है कि स्केलर और वेक्टर की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। स्केलर और वेक्टर की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। समझ आ रही है बात की? और दोनों जो है, ठीक है जी, वो हमारी डेली लाइफ में मौजूद है, ठीक है। स्केलर तो हम नॉर्मली तौर पे उससे डील कर रहे होते हैं सेल परचेज के अंदर, ठीक है जी। हमारी डेली लाइफ के अंदर स्केलर रचा बसा हुआ है। ये 4 मीटर कपड़ा दे दें, ठीक है जी, वो बोलेगा जनाब 500 रुपए दे दें। तो ये सारी चीजें क्या हैं? ये स्केलर्स हैं, नंबर्स हैं। नंबर्स आर स्केलर्स। कोई भी नंबर है दैट दोज आर स्केलर्स। समझ आ रही है बात की? चाहे वो किसी क्वांटिटी के लिए भी है, 4 पाउंड का केक बना दो, सही है, वट एवर यू आर डूइंग, ठीक है जी। नंबर्स सारे के सारे स्केलर हैं जो कि हमारी डेली लाइफ के अंदर मौजूद हैं। समझ आइए। लेकिन वेक्टर्स स्केलर्स नहीं होते। वेक्टर्स को बात करने के लिए, बताने के लिए यू नीड अ डायरेक्शन। आपको डायरेक्शन की जरूरत है। यू शुड हैव टू से द डायरेक्शन। अगर आप डायरेक्शन नहीं बताएंगे तो मसला हो जाएगा, और स्केलर में अगर आप डायरेक्शन बताएंगे तो मसला हो जाएगा, ठीक है जी। एक क्वांटिटी के साथ डायरेक्शन बताने का मसला है, अगर आपने बता दी तो आपको हैदराबाद का तस्वर किया जाएगा। और एक क्वांटिटी के साथ अगर आप डायरेक्शन नहीं बताएंगे, ठीक है जी, तो भी आपको हैदराबाद का ही तस्वर किया जाएगा। जी क्लियर है यहाँ तक? स्केलर और वेक्टर की डिफरेंशिएशन में कोई प्रॉब्लम है तो बता दो, नहीं तो फिर हम आगे चलेंगे। किसी आदमी का कोई सवाल है, इसको नोट डाउन कर लिया है? ओके, मैं इसको क्लियर कर रहा हूं, ठीक है जी, और हम फिर आगे चलेंगे। नेक्स्ट चीज है कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, ठीक है जी। अब ये चीजों को समझाता जाऊंगा, ठीक है, और इनको आपने देख लेना है, ठीक है। बाकी नोट्स आप लोगों के पास मौजूद हैं। वर्डिंग चाहिए तो वहां से देख सकते हैं। मैं जस्ट इनको जल्द अज जल्द समझाता जाऊंगा। समझ आ रही है बात? वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं एक एरो हेड लाइन से,
ठीक है जी। और इसका नाम कैपिटल अल्फाबेट पे होता है और उसके ऊपर भी एक एरो हेड लाइन होती है। ठीक है जी। वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं एरो हेड लाइन से और उसका नाम होता है कैपिटल अल्फाबेट और उसके ऊपर भी एक एरो की लाइन होती है, एरो लाइन होती है। ठीक है जी। तो अब जब कभी मैं बोलूं वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, तो इसका मतलब क्या है कि अल्फाबेट सी और ऊपर एरो का निशान। ठीक है जी, समझ आ गई बात की। अच्छा, अब ये जो एरो हेड लाइन है, इसमें जो एरो हेड है दैट गिव्स यू द डायरेक्शन और लेंथ ऑफ एरो ये किसके बराबर होती है? मैग्नीट्यूड। ठीक है जी। वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है कि एरोहेड लाइन से और इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल अल्फाबेट विद एरोहेड लाइन ऑन इट। ठीक है जी। एरो की जो लेंथ है वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताएगी और जो एरो हेड है वो उसकी डायरेक्शन बताएगी। ठीक है जी। इंग्लिश में लिखना चाहो तो जनाब, वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एरो हेड लाइन एंड डिनोटेड बाय कैपिटल अल्फाबेट। ठीक है जी, विद एन एरो, स्मॉल एरो ऑन इट। ठीक है जी। द एरो, द लेंथ ऑफ द एरो हेड गिव्स द magnitude and the arrowhead gives the direction। ठीक है जी। सी कुछ नहीं है यारी। ठीक है जी। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि अब जब भी मैं वेक्टर अल्फाबेट मतलब वेक्टर ए कहूं, वेक्टर बी कहूं, वेक्टर सी कहूं, ठीक है जी, तो ये इसका क्या मतलब है कि अल्फाबेट और उस पे छोटा सा एरो, यानी कि इट्स अ वेक्टर, इट्स अ वेक्टर। ठीक है जी। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर के अंदर बहुत सिंपल सी बात है कि आ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो हेड लाइन। ठीक है जी। अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो हेड लाइन। ठीक है जी। एंड डिनोटेड बाय कैपिटल अल्फाबेट विद स्मॉल एरो ऑन इट। ठीक है जी। The length of the arrowhead line gives its magnitude and arrowhead gives its direction। सिंपल सी बात है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर के अंदर, और कोई मजीद बात नहीं। कोई सवाल इसके अंदर है तो कर लीजिए, अदरवाइज फिर आगे चलेंगे। जी, क्लियर है सबको वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करना है? कोई सवाल नहीं आ रहा, मैं इसको आगे चलूंगा। ओके, ठीक है जी। जी सवेरा, क्या पूछना चाह रही हैं? एरो हेड की जो लेंथ है वो मैग्नीट्यूड होती है। जितनी लेंथ होगी एरो की उतना उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा। और एरो हेड डायरेक्शन बताता है। जी, चलूं आगे सवेरा? ओके, नेक्स्ट चीज है हमारे पास मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ नंबर। ठीक है जी। एक वेक्टर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा? ठीक है जी। ये टॉपिक है मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ नंबर और इसका भाई टॉपिक है डिवीजन ऑफ अ वेक्टर बाय अ नंबर, आपकी किताब के पेज नंबर 15 के ऊपर। ठीक है जी। मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ नंबर ये 2.4 आर्टिकल है पेज नंबर 15 के ऊपर, और डिवीजन ऑफ अ वेक्टर बाय अ नंबर ये आर्टिकल है पेज नंबर 15 के ऊपर, आर्टिकल नंबर है 2.5। ठीक है जी।
कि वेक्टर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो क्या होता है। ठीक है जी। तो लेट सपोज मेरे पास एक वेक्टर है ए। ठीक है जी, एक वेक्टर है ए। तो मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं 3 से। ठीक है जी, किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं? 3 से। तो क्योंकि ये एक पॉजिटिव नंबर है तो वेक्टर की डायरेक्शन सेम रहेगी, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड 3 गुना 3 टाइम्स बढ़ जाएगा। ठीक है बेटा जी, एक वेक्टर था मेरे पास ए, मैंने उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 3 से। 3 कोई नंबर, ठीक है जी, 4 ले लो, 5 ले लो, 10 ले लो, जितना मर्जी ले लो। ठीक है जी, पॉजिटिव नंबर है। ठीक है जी, 3 क्या है? पॉजिटिव नंबर है। तो क्या इस बात से पता चला? इस बात से ये पता चला कि जब आप वेक्टर को किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड उतने टाइम्स बढ़ जाएगा। ठीक है जी, मैं इसको इंग्लिश में बता देता हूं। व्हेन अ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय अ पॉजिटिव नंबर, ठीक है जी, इट्स मैग्नीट्यूड इज इंक्रीजेस बाय दैट मच टाइम। और अब अगर आप इसको किसी नेगेटिव नंबर, जैसे कि मैंने कहा -3 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो मैग्नीट्यूड बढ़ेगा लेकिन वेक्टर की डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी। ठीक है जी, वेक्टर की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? ऑपोजिट हो जाएगी। मैं दोबारा ये बात बता देता हूं, मेरे पास था एक वेक्टर ए, मैंने उसको जब एक पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया तो उसका मैग्नीट्यूड उतने टाइम्स बढ़ गया और उसकी डायरेक्शन सेम रही। लेकिन जब मैं उसको किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, बट जो डायरेक्शन है वेक्टर की वो पेरेंट वेक्टर के ऑपोजिट हो जाएगी। इंग्लिश में बात करें कि व्हेन अ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय अ पॉजिटिव नंबर, इट्स मैग्नीट्यूड इंक्रीजेस एंड डायरेक्शन रिमेन्स सेम। But when a vector is multiplied by a negative number, its magnitude increases, but its direction becomes opposite. उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? पेरेंट वेक्टर के, ठीक है जी, जो ओरिजिनल वेक्टर है उसके ऑपोजिट। चेंज नहीं कह रहा हूं, तवज्जो रहे, चेंज नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं ऑपोजिट, एग्जैक्ट ऑपोजिट हो जाएगी। अगर ओरिजिनल वेक्टर नॉर्थ की तरफ है तो जब आप उसे किसी माइनस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो रिजल्टेंट मतलब आंसर वेक्टर आएगा दैट इज इन द साउथ डायरेक्शन। ठीक है जी, तो दैट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय अ नंबर। इसमें किसी का कोई सवाल है तो कर लो, अदरवाइज फिर मैं आगे चलूंगा। किसी का कोई सवाल है तो कर लीजिए, अदरवाइज फिर आगे चलेंगे। ओके, नहीं है, ठीक है जी, तो हम फिर आगे चलते हैं। ओके जी, इसी का दूसरा टॉपिक डिवीजन ऑफ अ वेक्टर बाय अ नंबर। जी जी नूर फातिमा, मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, मैग्नीट्यूड को कोई मसला नहीं है, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी। ओके, डिवीजन ऑफ अ वेक्टर बाय अ नंबर। सिमिलरली, ठीक है जी, मेरे पास एक वेक्टर है ए और मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूं। ठीक है जी, तो इसका मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा और इसकी डायरेक्शन सेम रहेगी।
जिस भी नंबर से, पॉजिटिव नंबर से मैं इसको डिवाइड करूंगा, इसका मैग्नीट्यूड उतने टाइम्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है जी। और इसकी डायरेक्शन सेम रहेगी, वही पहले वाला केस कि पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा, डायरेक्शन सेम रहेगी। लेकिन अगर मैं इसको नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो मैग्नीट्यूड कम होगा लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी, बिल्कुल सेम उसी तरीके से जैसे मल्टीप्लिकेशन में था कि पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा, डायरेक्शन सेम रहेगी। नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे मैग्नीट्यूड बढ़ेगा लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी। सिमिलरली डिवीजन ऑफ अ वेक्टर के अंदर जब आप किसी नंबर से एक वेक्टर को डिवाइड करेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा। पॉजिटिव नंबर है तो डायरेक्शन सेम रहेगी, नेगेटिव नंबर है तो डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी। यहां तक किसी का कोई सवाल है तो कर लीजिए, अदरवाइज फिर हम आगे चलेंगे। यहां तक किसी का कोई सवाल है तो वो कर लीजिए, अदरवाइज फिर आगे चलेंगे। अपोन में होगा नूर फातिमा, क्या मतलब? नेगेटिव से डिवाइड होगा तो सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगी, मैग्नीट्यूड कम नहीं होता। प्लस या माइनस का साइन वेक्टर्स के अंदर डायरेक्शन के लिए होता है। ठीक है जी, प्लस या माइनस का साइन वेक्टर्स के अंदर डायरेक्शन के लिए होता है। माइनस अगर किसी वेक्टर के साथ लगा हुआ है तो इट मींस दैट वेक्टर इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू अनदर वेक्टर। ठीक है जी, मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर माइनस ए लिखा हुआ है, ठीक है जी, या माइनस बी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये जो माइनस ए या माइनस बी वेक्टर है ये वेक्टर ए और वेक्टर बी के बराबर है लेकिन उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है। माइनस के साइन का वेक्टर के साथ लगाने का मतलब कि उस वेक्टर की डायरेक्शन किसी दूसरे वेक्टर के ऑपोजिट में है। मैंने नहीं कहा हसन अनस ऐसा, मैंने कहा है कि मैग्नीट्यूड कम होगा, ठीक है जी, उतने ही टाइम जिस नंबर से आप उसे डिवाइड कर रहे हैं और उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। जी डिवाइड कर रहे हो ना मिना जावेद, जब आप डिवाइड कर रहे हैं तो उतने टाइम्स उसका मैग्नीट्यूड चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है कम हो जाएगा, और नेगेटिव की सूरत में डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी, पॉजिटिव की सूरत में डायरेक्शन सेम ही रहेगी। जी और कोई सवाल किसी का? ठीक है जी, डिवीजन विद पॉजिटिव मैग्नीट्यूड कम होगा, डायरेक्शन रिमेन द सेम। ठीक है, डिवीजन विद पॉजिटिव मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा उतने टाइम्स, डायरेक्शन रिमेन द सेम। डिवीजन विद नेगेटिव मैग्नीट्यूड भी कम होगा और डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी। ओके जी, नेक्स्ट। कोई परेशानी यहां तक किसी का कोई सवाल है तो बता दो, अदरवाइज मैं इसको फिर आगे लेके चलूंगा। नेक्स्ट चीज जो हम करने जा रहे हैं वो है
टाइप्स ऑफ वेक्टर, ठीक है जी, कि वेक्टर की कितनी टाइप्स हैं, वेक्टर की कितनी टाइप्स हैं। उसमें पहली है यूनिट वेक्टर, दूसरी है पोजीशन वेक्टर, तीसरी है फ्री वेक्टर, ठीक है जी, चौथी है नल वेक्टर, पांचवी है इक्वल वेक्टर, और नंबर 6 है नेगेटिव वेक्टर। 6 टाइप्स हैं वेक्टर की, यूनिट, पोजीशन, फ्री, नल, इक्वल एंड नेगेटिव वेक्टर। बेटा ये कॉपी करना है तो कर लो, ठीक है जी। बाकी नोट्स में चीजें मौजूद हैं, नोट्स अपने साथ रखें ताकि आपको अंदाजा होता रहे कि कोई चीज कॉपी करनी है तो कर सके, नहीं करनी है तो कोई मसला नहीं। समझ आ गई? ठीक है जी, टाइप्स मैंने लिखी हैं, नोट्स में लिखी हुई हैं, सही है, कोई इशू नहीं है। नोट्स अपने साथ रखें, ठीक है। जो चीज़ें समझा रहा हूँ, लिखवा नहीं रहा, उनको नोट से देखते हैं। ओके जी, सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूँ पोजीशन वेक्टर की, यूनिट वेक्टर बाद में करेंगे क्योंकि वो बहुत तफसीली है, ठीक है जी, अभी टाइम नहीं है, हो नहीं पाएगा, ठीक है जी। पोजीशन वेक्टर क्या है? पोजीशन वेक्टर बहुत सिंपल है, ठीक है, कि आप जहां मौजूद हैं वहां से किसी दूसरी जगह के बारे में बताना, ये कहलाता है पोजीशन वेक्टर। मिसाल में समझा देता हूं, ठीक है जी। टेक्निकली समझाता हूं। टेक्निकली क्या है कि इंडिकेटिंग the position of a point in three-dimensional coordinate system with respect to origin is called position vector. Is called position vector. मिसलन ये आपका एक्स वाई एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका जेड एक्सिस, ठीक है जी। तो ये ओरिजिन है, ये क्या है? ओरिजिन। ये पॉइंट पी है, ठीक है जी। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई जेड, क्योंकि ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका ओरिजिन है, ये आपका जेड एक्सिस है, और ये आपका वाई एक्सिस है, ठीक है जी। तो पॉइंट पी की पोजीशन आपने इंडिकेट की है। क्या किया है? पॉइंट पी की पोजीशन आपने विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन इंडिकेट की है। तो ये आपका ये जो ओ पी है, दैट इज योर पोजीशन वेक्टर इंडिकेटिंग द पोजीशन ऑफ पॉइंट पी। अब सिंपल आप घर में बैठे हैं या मैं कोचिंग में बैठा हूं, तो मेरा ओरिजिन कोचिंग है, आपका ओरिजिन घर है,
अब यहां से हम किसी भी बारे में, ठीक है जी, मिसाल के तौर पे सी व्यू किस तरफ है, बोर्ड ऑफिस किस तरफ है, ठीक है जी, विद WRT का मतलब विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है जी। अच्छा, मतलब मैं कोचिंग से बोर्ड ऑफिस के बारे में बताऊं किस तरफ है, सी व्यू के बारे में बताऊं किस तरफ है, तो कोचिंग मेरा ओरिजिन है और मैं जिन जगहों के बारे में बता रहा हूं, ठीक है जी, वो क्या है, पोजीशन है, उन पॉइंट्स, पॉइंट्स की पोजीशन। तो मैं आपको यहाँ से कोचिंग के रिस्पेक्ट से बताऊंगा, ठीक है, ये थोड़ी कहूंगा कि जनाब मेरे घर आ जाओ तो वहां से देखते हैं क्या होगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है जी, बल्कि मैं आपको यहीं से बताऊंगा कि आपने कहाँ किस तरफ जाना है। समझ आ रही है बात की? इसी तरीके आप अपने घर पे मौजूद हैं तो आप अपने घर से किसी दूसरी जगह बता, मतलब आपके घर वाले पूछते हैं, मतलब कोई मेहमान आता है कि यार तुम्हारा कोचिंग किस तरफ है, ठीक है जी, तो घर आपका ओरिजिन है, समझ आ गई बात की, और कोचिंग जिसके मुतालिक आप बताएंगे ये वो पॉइंट है जिसकी पोजीशन आपने इंडिकेट करनी है विद रिस्पेक्ट टू योर होम। समझ आ रही है? जिस जगह आप मौजूद हैं वो जगह आपका ओरिजिन, जिस पॉइंट के बारे में आप बताएंगे विद रिस्पेक्ट टू योर ओरिजिन, ये कहलाएगा पोजीशन वेक्टर। कोई सवाल है तो कर लीजिए, अदरवाइज फिर आगे चलते हैं। जज़ाकल्लाह सवेरा, बहुत शुक्रिया बेटा, समझ आ गया है तो ये यहां तक हमारी बात हो गई। मैं इसको इरेज कर दूं? मैं इसको इरेज करने लगा हूं। हाँ जी बिल्कुल मीना जावेद, पोजीशन वेक्टर सी व्यू नहीं है, पॉइंट है सी व्यू, उसकी पोजीशन हम इंडिकेट करेंगे कोचिंग से, ठीक है जी। तो ये जो लेंथ बन रही है ना, ये जो इशारा बन रहा है, ये कहलाता है पोजीशन वेक्टर, ठीक है मीना? चलें जी, रेस करता हूं इसको, नेक्स्ट एक और कर लेते हैं, टाइम है अभी। ओके जी, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फ्री वेक्टर की। जी, ऐसा वेक्टर जो हर किसी के साथ फ्री हो जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है जी। जो डेफिनेशन आपकी किताब में लिखी है, अ वेक्टर सिमिलर बिल्कुल सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है जी, सिमिलर, ठीक है जी, बिल्कुल सेम होगा टू ओरिजिनल वेक्टर, ठीक है जी, डिस्प्लेस्ड at any position नहीं, मैंने अलीश भाई यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन नहीं लिखवाई। डिस्प्लेज एट एनी पोजीशन इन 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट
सिस्टम। क्या मतलब, मैं समझाता हूं। ये एक वेक्टर है ए, ठीक है जी, ठीक है, 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ठीक है, अब ये यहां बन नहीं रहा, थोड़ा सा ऊपर बना लेते हैं। ठीक है जी, ये एक वेक्टर है ए, ठीक है। अब इसी जैसा कोई और इसका हम शक्ल ये रहा, यहां बना लो, इसको A1 कर लो, इसको A2 कर लो। तो A1 और A2 वेक्टर ए के फ्री वेक्टर्स हैं, ठीक है जी। फोटोकॉपी, प्रोजेक्शन, मैं समझाता हूं, ठीक है जी। आप लोग कहीं जॉब के लिए अप्लाई करते हैं या कहीं एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं, तो क्या क्या चीजें भेजते हैं? सीवी और एडमिशन फॉर्म के अलावा किसी जॉब के लिए, किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं, तो सीवी और एडमिशन फॉर्म के अलावा क्या भिजवाते हैं जी? जी, डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी। क्या भिजवाते हैं? डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी, ठीक है। अब फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, लेकिन डॉक्यूमेंट्स में जो कुछ होता है वो फोटोकॉपी में होता है। समझ आ गई? तो फोटोकॉपी क्या है? आपका फ्री वेक्टर, और डॉक्यूमेंट्स क्या है? आपके ओरिजिनल वेक्टर, ठीक है। फोटोकॉपी क्या है? आपका फ्री वेक्टर, उसमें सारी इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स वाली है, आपका नाम, आपके पेरेंट्स का नाम, आपके नंबर, आपका ग्रेड, सारी इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स वाली है, लेकिन ओरिजिनल नहीं है, फोटोकॉपी है। तो फोटोकॉपी क्या है? आपकी फ्री वेक्टर, और आपके डॉक्यूमेंट्स क्या हैं? आपका ओरिजिनल वेक्टर। बात समझ में आ गई? और फोटोकॉपी आपका जहां दिल करे भेज दें, लेकिन डॉक्यूमेंट्स आप कहीं नहीं भेजते हैं, वो अपनी जगह पे रहते हैं घर के अंदर, ठीक है जी। एक दराज के अंदर लॉक, जाते हैं, फोटोकॉपी कराई, फोटोकॉपी को जिधर मर्जी भेज दिया, समझ आ गई? लेकिन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप कहीं नहीं भेजते। तो ये भी इसी तरीके से कि रीजनल वेक्टर अपनी जगह पे रहेगा, उसी की तरह का एक और वेक्टर A1 A2 A3 जितने मर्जी बनाने हैं वो जितने मर्जी बनाते रहो, कोई मसला नहीं। तो फोटोकॉपी इज योर फ्री वेक्टर एंड डॉक्यूमेंट्स आर योर ओरिजिनल वेक्टर। इस बारे में कोई सवाल है तो कर लीजिए, अदरवाइज फिर क्लास ऑफ करेंगे जी। किसी का कोई क्वेश्चन है तो कर लो, नहीं तो मैं क्लास ऑफ करने लगा। ओके जी, तो फिर आज के लिए काफ़ी है, इंशाअल्लाह ताला कल इससे आगे शुरू करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।